सभी को नमस्कार। एक बार पुनः सभी का स्वागत है आज के एक और नए सेशन में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य। देखिए, इसके तहत हम लौकिक पद्य साहित्य और लौकिक गद्य साहित्य पर बात करेंगे। लौकिक पद्य साहित्य में कौन से प्रमुख रचनाएं और कवि प्रसिद्ध है, गद्य साहित्य के कौन से प्रसिद्ध कवि है और रचनाएं, इन पर हम बात करने वाले। सबसे पहले देखते हैं लौकिक पद्य साहित्य। लौकिक पद्य साहित्य और सबसे पहले कवि आए थे इसमें कवि कल्लोल या कुशल लाभ। इन्हीं को कुशल लाभ या कवि कल्लोल। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा। लेखक कवि कल्लोल या कुशल लाभ। इसका रचना काल है 11वीं शताब्दी। भाषा शैली डिंगल यानी पुरानी राजस्थानी। ढोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल की 11वीं शताब्दी की प्रसिद्ध रचना है जिसकी भाषा शैली है डिंगल। यह प्रेम गाथात्मक काव्य है जिसका मूल रूप दोहों में मिलता है और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। प्रेम काव्य है तो श्रृंगार रस तो होगा ही। तो प्रेम गाथात्मक काव्य है जिसका मूल रूप किसमें मिलता है, दोहों में। फिर देखिए इसके नायक। देखिए, जयपुर के कछवा वंश के शासक है राजा नल का पुत्र राजकुमार ढोला, जिसकी आयु कितनी है, 3 वर्ष। जयपुर के कछवा वंश के शासक है राजा नल का पुत्र राजकुमार ढोला, इसका नायक है जिसकी आयु 3 वर्ष है। नायिका पुंगल बीकानेर के राजा पिंगल की पुत्री राजकुमारी मारवणी, इसकी नायिका है जिसकी आयु है 1.5 साल। कितनी है, 1.5 साल। और सह नायिका है मालवा की राजकुमारी मालवणी। तीनों बातें ध्यान में रखिएगा। नायक ढोला आयु 3 वर्ष, नायिका मारवणी आयु 1.5 साल और सह नायिका है मालवणी। मारवणी और मालवणी। फिर देखिए, मारवणी के संयोग एवं वियोग श्रृंगार में भाव पक्ष की प्रधानता है। किस पक्ष की, भाव पक्ष की। जबकि बिहारी की नायिका के संयोग और वियोग में कला पक्ष की प्रधानता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। इस रचना के जो नायिका है मारवणी, उसके संयोग और वियोग श्रृंगार में भाव पक्ष की प्रधानता है, कला पक्ष की नहीं है। जबकि बिहारी की नायिका के संयोग और वियोग में कला पक्ष की प्रधानता है। इस रचना में नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यंजना मिलती है। फिर देखिए, राहुल वेल के कवि रोडा ने, राहुल वेल के जो कवि है रोडा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की, उसको ढोला मारूरा दुहा की रचना से विकास की एक नई दिशा प्राप्त होती है। रोडा कवि ने हिंदी में जो प्रेम वर्णन की परंपरा आरंभ की थी, उसको विकास की नई दिशा किस रचना से प्राप्त होती है, ढोला मारूरा दुहा से। किस रचना से, ढोला मारूरा दुहा से। राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में यह रचना अत्यंत लोकप्रिय रही है। इस संबंध में यह कथन प्रसिद्ध है, ये जो पंक्तियां हैं इस रचना की है। सोरठियो दुहो भलो भली मरमंडरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। सोरठियो दुहो भलो भली मरमंडरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। ये पंक्तियां किस रचना की है, ढोला मारूरा दुहा। अगले कवि है विद्यापति, जिनका रचना काल का जो समय है वो है संवत 1460 ईस्वी। जन्म इनका दरभंगा बिहार में हुआ था। विद्यापति, रचना काल संवत 1460 ईस्वी, जन्म दरभंगा बिहार। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि कौन माने जाते हैं, विद्यापति। ये शैव धर्म के मतानुयायी थे। इनके गुरु का नाम है पंडित हरि मिश्र। गुरु का नाम कौन है, पंडित हरि मिश्र। इनके उपनाम देखिए, मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर, अभिनव जयदेव और खेलन कवि। ये इनके उपनाम। इनके अलावा भी बहुत सारे इनके उपनाम मिलते हैं। ये मुख्य मुख्य मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर, अभिनव जयदेव और खेलन कवि। हिंदी में कृष्ण को, किसको, कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को ही दिया जाता है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनने का श्रेय किसको दिया जाता है, विद्यापति को। देखिए इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है।
इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली 1380 इसका समय है और ये कृष्ण भक्ति पर आधारित है। कृष्ण भक्ति पर आधारित रचना है। इस रचना के कारण ही विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। किस रचना के कारण? विद्यापति पदावली के कारण। और इसकी भाषा मैथिल है। विद्यापति पदावली की भाषा कौन सी है? मैथिल भाषा। इनकी पदावली रचना जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद, जयदेव की जो रचना है गीत गोविंद, उसके अनुकरण पर आधारित होने के कारण इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। विद्यापति का जो उपनाम है अभिनव जयदेव, वो इनकी पदावली रचना जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद की अनुकरण पर आधारित होने के कारण कहा जाता है। और मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है? विद्यापति पदावली रचना के कारण। कवि है निराला, जिन्होंने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। निराला ने विद्यापति पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। अगली जो इनकी प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है कीर्तिलता। रचना काल 1403 ईस्वी। भाषा इसकी अवध है। विद्यापति पदावली की भाषा थी मैथिली, जबकि कीर्तिलता इसकी भाषा है अवध। इस रचना में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह व महाराज कुमार वीर सिंह की वीरता व उदारता का वर्णन है। तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह व महाराज कुमार वीर सिंह की वीरता व उदारता का वर्णन है कीर्तिलता में। इस रचना में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन किया गया है। किस रचना में? कीर्तिलता में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कीर्तिलता की रचना भ्रंग भ्रंगी संवाद के रूप में हुई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार किस रचना की रचना भ्रंग भ्रंगी संवाद के रूप में हुई है? कीर्तिलता। नेक्स्ट है तीसरी इनकी रचना जो प्रसिद्ध है कीर्ति पताका। 1403 ईस्वी की है। इसकी भाषा भी अवध है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवध भाषा। इस रचना में तिरहुत के राजा शिव सिंह की वीरता व उदारता का वर्णन है। तिरहुत के राजा शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किस रचना में? कीर्ति पताका में। पताका किसकी लहराएंगे? शिव की। देखिए, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि और अपरूप के कवि कहा है। विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? बच्चन सिंह ने। अपरूप के कवि किसने कहा? बच्चन सिंह ने। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक की संज्ञा दी है। विद्यापति को पंचदेवोपासक की संज्ञा किसने दी? हरप्रसाद शास्त्री ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अधिकांश विद्वान विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। आचार्य शुक्ल भी विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं, जबकि अधिकांश विद्वान विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। विद्यापति को श्रृंगारी कवि और भक्त कवि मानने में जो विद्वानों में मतभेद चलता है उसकी बात कर रहे हैं। अधिकांश विद्वान इनको श्रृंगारी कवि मानते हैं। फिर आगे देखिए, आचार्य शुक्ल का एक कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये बात कही है आचार्य शुक्ल ने। इसके अलावा विद्यापति की अन्य जो रचनाएं उनमें गोरक्षा विजय इनका एक प्रसिद्ध नाटक है, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दान वाक्यावली और भू परिक्रमा, ये रचनाएं भी विद्यापति की प्रसिद्ध है। गोरक्ष विजय नाटक, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दान वाक्यावली और भू परिक्रमा। फिर देखिए बात करते हैं विद्यापति को जो विद्वान श्रृंगारी कवि और भक्त कवि मानते वो कौन कौन से। श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वानों में आचार्य शुक्ल एक नंबर पे। इनके अलावा राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और हरप्रसाद शास्त्री, ये जो विद्वान हैं चारों, ये विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। जबकि इसके विपरीत भक्त कवि मानने वाले विद्वानों में
हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बाबू ब्रजनंदन सहाय और शिवनंदन ठाकुर ये विद्वान विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन और जनार्दन मिश्र विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन और जनार्दन मिश्र विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। फिर आगे देखिए, बात करते हैं विद्यापति के काव्यगत विशेषताएं। विद्यापति की काव्य में क्या क्या विशेषताएं। विद्यापति के काव्य का भाव पक्ष अत्यंत ही प्रभावशाली व गौरवपूर्ण है। विद्यापति के काव्य का जो भाव पक्ष है वो अत्यंत ही प्रभावशाली व गौरवपूर्ण है। विद्यापति ने शब्द शक्ति के व्यंजना रूप का सहारा लिया है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो विद्यापति ने अपने काव्य में व्यंजना रूप का सहारा लिया है, यानी अपने काव्य में शब्द शक्ति के जो व्यंजना का जो रूप है उसको इन्होंने अपनाया है। विद्यापति की अलंकार योजना की अगर बात करें तो इनके काव्य में भाव पक्ष को उजागर करने में सहायक सिद्ध हुई है। विद्यापति की अलंकार योजना उनके काव्य में भाव पक्ष को उजागर करने में सहायक सिद्ध हुई है। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार विद्यापति को विशेष प्रिय रहे हैं। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार विद्यापति के प्रिय अलंकार माने जाते हैं। विद्यापति की प्रमुख पंक्तियां, कौन कौन सी पंक्तियां इनकी प्रसिद्ध है, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए, देसिल बैना सब जन मीठा, ते सन जपों अवहटा, ये पंक्तियां कीर्ति लता से ली गई है, जो कि प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और अक्सर ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, पंक्तियां किसकी, विद्यापति की। ये भी पूछा जा सकता है किस रचना से, कीर्ति लता से। जाति अजाति विवाह, अधम उत्तम का पारक, ये जो पंक्तियां ये भी कीर्ति लता से हैं। पुरुष से कहानी हो कहो, जसु पंथावे पुनु, ये पंक्तियां भी कीर्ति लता से ली गई है। नंदन का नंदन, कदम्ब का तरु तर, घिरे घिरे मुरली बजावे, ये रचना विद्यापति पदावली से ली गई है। ये पंक्तियां जो विद्यापति पदावली की है। और नेक्स्ट देखिए, खन्ने खन नयन कौन अनुसरई, खन्ने खन बसन धुली तनु भरई, ये रचना भी विद्यापति, ये पंक्तियां भी विद्यापति पदावली से हैं। कामिनी करे सनाने, हेर तही हृदय हने पंचबाने, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अध पुरुष जयति अधनारी, ये पंक्तियां भी विद्यापति की। तो इन पंक्तियों को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये पंक्तियां किस रचना से हैं और ये पंक्तियां किस लेखक की है। अगले जो प्रसिद्ध कवि है लौकिक पद्य साहित्य के अंतर्गत है वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, इनका जन्म 1255 ईस्वी पटियाला एटा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमीर खुसरो के उपनाम है तुरक ए अल्लाह और तोता ए हिंद। इनकी मृत्यु हुई सम्मत 1389। इनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन ओलिया। अमीर खुसरो फारसी भाषा के प्रधान कवि थे। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। फिर देखिए, राम कुमार वर्मा ने किनको अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि कहा है। राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, प्रसिद्ध रचना है खालिक बारी, यह एक शब्दकोश है। यह रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। तो क्वेश्चन अगर बने अमीर खुसरो की कौन सी रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा का ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी गई थी, उत्तर होगा खालिक बारी, और यह एक शब्दकोश है। दूसरी इनकी प्रसिद्ध रचना नूह है सिफर, इसमें भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन है। दो सुखने, मुकरियां, पहेलियां और गजल। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियों में उक्ति व चित्र की प्रधानता है। तो ये अमीर खुसरो से संबंधित कुछ एक फैक्ट थे। इनकी रचनाओं ध्यान में रखिएगा, खालिक बारी, नूह सिफर, दो सुखने, मुकरियां, पहेलियां और गजल।
फिर देखिए आगे बात करते हैं। अमीर खुसरो की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो की रचनाओं का जो प्रथम संकलन है वो जवाहरे खुसरवी, जवाहरे खुसरवी नाम से 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सलीम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। इनकी रचनाओं का प्रथम संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ? जवाहरे खुसरवी। कब? 1918। किसने करवाया? मौलाना रशीद अहमद साली ने। कहाँ से करवाया? अलीगढ़ से। शुक्ल ने कहा है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्म उपदेशक थे। इनको गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के समाचार मिले तो उनकी कब्र के पास पहुंचे और कहा, क्या कहा? देखिए, जब इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तो ये उनकी कब्र के पास पहुंचकर इन्होंने कहा कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन बही चहु देश। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन बही चहु देश। आगे बात करते हैं खुसरो की पहेलियां। कौन कौन सी पहेलियां खुसरो की प्रसिद्ध है? देखिए, नारी से तू नर भई और श्याम बरन भई सोय, गली गली कुकत फिरे कोयलो कोयलो जोय। ये इनकी प्रसिद्ध पहेली है। इसका उत्तर है कोयल। क्या है? कोयल। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती इससे एक न गिरा। क्या होगा उत्तर? आकाश। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर को खाए, फूट। पांचों के सिर काट दिए, न मारा न खून किया, नाखून। एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यो पानी, चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। इनकी पहेलियां। मोरा जोबना नवेदरा भयो है गुलाल, कैसे गर्देनी कस मोरी लाल। तरवर से एक त्रिया उतरी, उन्होंने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। देखिए, बहुत सारी इनकी पहेलियां मुकरियां हैं जिनका कोई अंत नहीं है। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ एक पहेलियां या मुकरियां देकर पूछी जा सकती है कि ये किन की है। तो जो प्रसिद्ध इनकी पहेलियां हैं वो मैंने यहाँ पे 5 लिखने की कोशिश की है, बाकी बहुत सारी है। आगे बात करते हैं। जयचंद प्रकाश एक प्रसिद्ध रचना है जिसके लेखक है भट्ट केदार। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह एक महाकाव्य था जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन था। तो इतना कुछ इसमें खास है नहीं। जयचंद प्रकाश के लेखक भट्ट केदार है, इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका 1186 ईस्वी की रचना है। इसके लेखक है मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। इसमें भी कन्नौज के राजा जयचंद की वीरता का वर्णन किया गया है। ये दोनों रचनाएं, जयचंद प्रकाश और जयमेघ जस चंद्रिका, वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। राठौड़ोरी ख्यात में इन दोनों रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। तो दोनों में इतना कुछ खास वर्णन नहीं है। दोनों के लेखक ध्यान में रखिएगा। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। वसंत विलास। वसंत विलास 1451 ईस्वी। इसके लेखक ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। माता प्रसाद गुप्त ने इसका रचना काल 13वीं शताब्दी माना है। इसमें कुल 84 दोहे हैं। श्री केशवलाल हरसाद राय, श्री केशवलाल हरसाद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे। किसके? वसंत विलास के। वसंत विलास के प्रथम संपादक कौन थे? केशवलाल हरसाद राय। यह रचना सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक जो ग्रंथ है इसमें यह रचना प्रकाशित हुई थी।
तो वसंत विलास के संबंध में इतना ध्यान रखिएगा, इसका रचना काल 1451 ईस्वी, इसके लेखक ज्ञात नहीं है, 13वीं शताब्दी की रचना है, 84 इसमें दोहे हैं। प्रथम संपादक केशवलाल हर्षराय ध्रुव, केशवलाल हर्षद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे और यह रचना सर्वप्रथम 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी। फिर देखिए कुछ एक पॉइंट और इस रचना से संबंधित। वसंत विलास रचना ने राउल वेल की श्रृंगार भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने का कार्य किया। वसंत विलास रचना ने राउल वेल जो रोडा कवि की रचना है उसकी जो श्रृंगार भावना उसको चरम सीमा पर पहुंचाने का कार्य किया। किसने? वसंत विलास ने। माता प्रसाद गुप्त ने कहा है कि यह एक अत्यधिक सरस साहित्य की कृति है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। ये बात कही है माता प्रसाद गुप्त ने। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। किस काव्य की बात कराए? वसंत विलास। आगे नगेंद्र कहते हैं इस कृति में, वसंत विलास में, आदिकाल के जनजीवन का वह सरस पक्ष उभरता है जिसे आचार्य शुक्ल शायद तलवारों की झंझनाहट के आधिक्य के कारण नहीं सुन पाए थे। स्त्री पुरुष और प्रकृति, नगेंद्र ने फिर कहा इस रचना के बारे में, वसंत विलास के बारे में, कि स्त्री पुरुष और प्रकृति तीनों में अजस्र बहती मदोन्मता का इस काव्य में जैसा चित्रण मिलता है वैसा रीतिकालीन हिंदी कवि भी नहीं कर सके। ये बात नगेंद्र ने कही है। इणी परी कोयली कुजई पुंजई युवती मनोर विधुर वियोगिनी धुजई कुजई मैन किशोर, ये पंक्तियां इस वसंत विलास रचना से ली गई है। आगे बात करते हैं रणमल छंद। विक्रम संवत 1454 की रचना है, लेखक है श्रीधर व्यास। रणमल छंद के लेखक है श्रीधर व्यास। इसमें ईडर के राठौड़ राजा रणमल के द्वारा पाटन के सूबेदार जफर खां के विरोध प्राप्त की गई विजयों का वर्णन है। रणमल छंद रचना के लेखक है श्रीधर व्यास है। तो इसमें रणमल के द्वारा पाटन के जो सूबेदार जफर खां के विरुद्ध जो इन्होंने जो विजय प्राप्त की है उनके संबंध में इसमें वर्णन किया गया है। तो साथियों ये था लौकिक पद्य साहित्य, जिनके संबंध में जितने भी कवि थे, रचनाएं थे, उन पर हमने बात की है। फिर आता है लौकिक गद्य साहित्य। लौकिक गद्य साहित्य जिसके तहत सबसे पहले कवि है प्रसिद्ध राउल वेल। ये रोडा कवि है जिनकी रचना है राउल वेल। 10वीं शताब्दी की ये रचना है राउल वेल। यह रचना सर्वप्रथम शिलाओं पर रची गई। राउल वेल रचना 10वीं शताब्दी, रोडा कवि, सर्वप्रथम शिलाओं पर रची गई रचना कौन सी है? राउल वेल। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इस रचना में राउल नामक नायिका के सौंदर्य का नक्शे का वर्णन पहले पद्य में और उसके बाद में गद्य में किया गया है। राउल जो नायिका है इसके सौंदर्य का नक्शे का वर्णन पहले पद्य में किया गया, उसके बाद में गद्य में किया गया है। फिर देखिए हिंदी में नक्शे के वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउल वेल से माना जाता है। हिंदी में नक्शे के वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? राउल वेल से। इसकी भाषा में 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रधान है। इसकी भाषा में 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें राजस्थानी भाषा प्रधान है। इसका शिलांकित रूप मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित है। फिर देखिए अगली जो प्रसिद्ध रचना है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी की ये रचना है और इसके लेखक है पंडित दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी, पंडित दामोदर शर्मा। इस रचना में बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है। यह एक व्याकरण शास्त्र की रचना है। वेद पढ़ब स्मृति अभ्यासिब पुराण देखब धर्म करब, ये पंक्तियां उक्ति व्यक्ति प्रकरण
रचना से ली गई है। तो देखिए इसके लेखक का नाम ध्यान रखिएगा, पंडित दामोदर शर्मा। ये 12वीं शताब्दी की रचना है, एक व्याकरण शास्त्र है। व्रण रत्नाकर 14वीं शताब्दी की रचना है, ज्योतिश्वर ठाकुर की ये रचना है। ज्योतिश्वर ठाकुर मैथिल भाषा के कवि है। यह मैथिली हिंदी में रचित गद्य पुस्तक है। इसे मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है। किसे? व्रण रत्नाकर को। भाषा शैली की दृष्टि से यह एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसका समय है 14वीं शताब्दी। तो व्रण रत्नाकर जो रचना है इसके संबंध में इतने ध्यान रखिएगा। इसके लेखक है ज्योतिश्वर ठाकुर। 14वीं शताब्दी की ये रचना है और मैथिली का इसे विश्वकोश कहा जाता है। यह एक शब्दकोश है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसका जो समय है वो भी 14वीं शताब्दी माना जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो लौकिक साहित्य का टॉपिक था, जिसके तहत हमने गद्य और पद्य दोनों पर बात की, ये समाप्त होता है। और इसी के साथ हमारा आदिकाल का टॉपिक भी समाप्त होता है। आदिकाल का टॉपिक इसी के साथ समाप्त होता है। आगे की क्लासेज में हमारा टॉपिक जो शुरू होगा वो है भक्तिकाल। भक्तिकाल से हम शुरू करने वाले हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।